नमस्कार दोस्तों। आज की इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम बात करेंगे जैव तकनीक के बारे में। प्रश्न है, जैव तकनीक क्या है? कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसकी उपादेयता की चर्चा करें। देखने में ये एक सामान्य सा प्रश्न लगता है, लेकिन आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में इस तरह के प्रश्नों को कई बार पूछा जाता है। और चूंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में इस आंसर को हम किस तरह से लिखें, हम इसकी चर्चा आज यहाँ करेंगे। ये मैंने बीपीएससी के लिए लिखा हुआ था, तो 18 to 20 मिनट में ये आंसर लिखा हुआ है। आप जिस एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपके पास कितना समय है और शब्दों की सीमा क्या है, उसके अनुसार आप इस आंसर में कुछ चाहें तो कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ चीज़ें हटा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं जैव तकनीक क्या है। यहाँ सबसे पहले हम जैव तकनीक को परिभाषित करेंगे। जब आप किसी भी आंसर को लिखते हैं तो उसे 3 भागों में बांट करके लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है कि वह चीज़ क्या है, यानी जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ हम जैव तकनीक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा था, आप चाहें तो इसमें अपना कोई और, अगर आप किसी और शब्द में लिखना चाहते हैं या आपके पास इससे भी कोई अच्छा डेफिनेशन है तो आप उसे लिख सकते हैं। जैव तकनीक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों तथा उनसे प्राप्त उत्पाद में विशेषतः सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जाती है जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ उच्च उत्पादकता भी प्रदान करती है। जैव तकनीक की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वर्तमान में इसे नया रूप प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, उद्योग आदि में प्रयोग में लाया जा रहा है। चूंकि यहाँ शब्द की सीमा थी और समय की भी सीमा थी, तो यहाँ मैंने प्राचीन समय में इसे किस तरह से यूज करते थे उसे डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ एक लाइन में बता दिया गया है कि प्राचीन काल से ही ये अवधारणा चली आ रही है। प्राचीन काल में ही आप अपने गांव घर में भी जाए तो वहाँ देखते हैं जिस तरह से सरसों की खली यूज की जाती थी, नीम की खली यूज की जाती थी, नीम का तेल यूज किया जाता था, धान की भूसी यूज की जाती थी, या और भी इस तरह की कई चीज़ें यूज की जाती थी जो आप देखेंगे आगे। अगर आप देखेंगे तो वो सब जैव तकनीक में आज के समय में उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ इनोवेशन करके या कुछ रिसर्च करके उसको कुछ उन्नत बना करके आज भी उपयोग किया जा रहा है। तो हम कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम समझते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक के प्रयोग को ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुप्रयोग निम्नांकित हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर बायोटेक्नोलॉजी को आपने डिटेल में पढ़ा है तो रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग टर्म्स होते हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में इसका क्या क्या प्रयोग करते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हैं तो आंसर लिखते टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उसे स्किप होने से बचाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, ताकि आप जो सोच रहे हैं, जो अभी आपने सोचा है कि आपको आंसर में ये लिखना है, वो चीज़ें स्किप ना हो जाए, इसलिए आप उसे फ्लो चार्ट में नोट डाउन कर लें कि आपके आंसर को अट्रैक्टिव भी बनाएगा और बहुत सारी चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इन सब पॉइंट्स में जब आप यहाँ फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं तो आगे आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं और चीज़ें आपके दिमाग से निकलेंगी नहीं। यहाँ जो समय सीमा है उस समय सीमा में लिखते समय जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी तो उस समय मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें आई, जितना कुछ याद आया वो मैंने लिखा था। अगर कुछ यहाँ छूट गया है, आपको और याद आता है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके समय सीमा और शब्द सीमा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग होता है। वांछित फसल प्राप्ति, फसल सुधार, पोषण स्तर में वृद्धि, उन्नत बीज उत्पादन, जैव खाद और उर्वरक, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि, जैव कीटनाशक, मृदा गुणवत्ता में सुधार, सिंचाई की उन्नत विधि, जीन बैंक व बीज बैंक द्वारा बीज संरक्षण। चलिए इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वांछित फसल की प्राप्ति। जो भी आपको वांछित फसल की प्राप्ति है वो किस तरह से होती है, तो ट्रांसजेनिक फसलों में जीन संवर्धन के माध्यम से वांछित गुणों वाले फसलों को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अधिक परिपक्वता अवधि वाला फ्लेवर सेवर टमाटर। उसी तरह फसल गुणवत्ता में सुधार में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है, उत्तक संवर्धन, जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। उत्तक संवर्धन के माध्यम से फसलों में सुधार किया जाता है तथा पौधे को रोग प्रतिरोधक व रसायन प्रतिरोधक बनाया जा सकता है। आज हम बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। इस तरह की जो भी तकनीक आई है उसका भरपूर उपयोग किया जाता है। जैसे दलहन के पौधे को
कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह पोषण स्तर में वृद्धि देखें तो ये तो आज हम अगर आप अपने आसपास में देखें तो कई जगह आपको ये पोषण स्तर में वृद्धि में जिस जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है उसे आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे जैव तकनीक द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों का समावेश करवाया जाता है। इस विधि को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। जैसे लौह समृद्ध राइस, जिंक समृद्ध ज्वार बाजरा तथा विटामिन ए युक्त गोल्डन राइस। ये आप अगर आपको ध्यान में होगा तो अभी भी विद्यालयों में जो एमडीएम चलता है या कई जगह पीडीएस के शॉप पे जो राइस मिलता है वो फोर्टिफाइड राइस आपने पढ़ा होगा, ये बायो फोर्टिफाइड राइस दिया जाता है। कई राज्यों में तो इसे बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है बायो फोर्टिफाइड राइस देना, क्योंकि बच्चियों में जो एनीमिया की समस्या होती है या लोगों में जो एनीमिया की समस्या होती है उससे निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसी तरह जिंक समृद्ध ज्वार और बाजरा का भी कई राज्यों में ज्वार और बाजरा भी दिया जाता है। आगे देखते हैं उन्नत बीज उत्पादन। उन्नत बीज उत्पादन में जैव तकनीक द्वारा एच वाई वी मैंने शॉर्ट में लिखा है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जैसे कहते हैं, इनका उपयोग कर कृषि पैदावार वृद्धि और फसल नुकसान को कम किया गया है। जैसे पूसा में विकसित सरस्वती और भगवती धान। यहाँ आप ध्यान देंगे मैं सभी में एक एक या दो एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपके आंसर को ज़्यादा रिलेवेंट बनाता है और जो आपकी जो भी जब आप आंसर लिखते हैं तो जो भी आपकी कॉपी को चेक करते हैं, जो भी प्रोफेसर रहते हैं उन्हें भी पता वो भी ये देख करके समझ सकते हैं कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर कोई बात नहीं लिख रहे हैं, आपको डिटेल नॉलेज है, तभी आप एग्जाम्पल के साथ ये सारी बातें लिख पा रहे हैं। इसी तरह हम जैव खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो यह उर्वरक मृदा में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण व फॉस्फेट की घुलनशीलता बढ़ाते हैं। इसे बनाने में माइकोराइजा, एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोला आदि का उपयोग किया जाता है। ये कुछ एल्गी हैं जो कि पूरी तरह से हमारे वातावरण से ही, हमारे आसपास के पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं और हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को इस तरह के जैव खाद और उर्वरक से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप कृषि के बारे में अगर कभी आपने डिटेल से पढ़ा होगा तो आजकल कई खेत ऐसे हैं जब वो खाली रहते हैं तो वहाँ पर एजोला की खेती कर दी जाती है ताकि वो जो खेत है वो नाइट्रोजन रिच सॉइल वहाँ पर हो जाए और आगे जब जा कर के वहाँ किसी भी चीज़ की खेती की जाती है तो वहाँ उसकी उत्पादकता में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जलवायु अनुकूल कृषि। तो बदलती जलवायु के साथ सूखा तथा बाढ़ प्रतिरोधी किस्मों का विकास हुआ है और आप देखें तो आज के समय में इसका काफ़ी बढ़ चढ़ करके इन किस्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वातावरणीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ वाला क्षेत्र होता है तो कोई सूखा क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ हम देखें तो जल जमाव वाले क्षेत्र के लिए स्वर्णा सवन, वैदेही आदि धान और वही सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अंजलि, सहभागी आदि धान की किस्में विकसित की गई हैं। जैव कीटनाशक की बात करते हैं तो जैव निम्नीकरणीय प्रकृति के जैव कीटनाशक, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय को हम बायोडिग्रेडेबल टर्म यूज करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो जैव कीटनाशक कीटों के जैविक नियंत्रण की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे नीम का तेल, तुलसी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस आदि का प्रयोग करके इस प्रकार के जैव कीटनाशक को तैयार किया जाता है। साथ ही मृदा की गुणवत्ता के सुधार में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा खरपतवार नियंत्रित कर मृदा के पोषक तत्वों को ह्रास होने से, यानी मृदा के पोषक तत्वों को खत्म होने से बचाया जा सकता है। जैसे एलिगेटर वीड बीटल। वहीं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी के बिना पानी में, एरोपोनिक्स द्वारा हवा में तथा कोकोपिट, वर्मिक्यूलाइट और परलाइट द्वारा बिना मृदा के खेती की जा सकती है। जीन बैंक और बीज बैंक की बात करें तो कई विलुप्त प्राय पौधों के बीज और कलम को क्रायोजेनिक विधि से जीन बैंक या बीज बैंक में संरक्षित किया जाता है। उन्नत जल प्रबंधन में देखें तो फसल उत्पादन में पानी की कमी से निपटने के लिए जैव तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जैसे श्री धान तथा गेहूं को कम सिंचाई कर दुगुनी उपज प्राप्त की जा रही है। पूसा हाइड्रोजल नामक मृदा अनुकूलक द्वारा मृदा की जल अवशोषण क्षमता 300 से 500 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग की बात करें, अभी हम कृषि के क्षेत्र में बात कर रहे थे, आगे हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है
और इसकी उपादेयता निम्नलिखित क्षेत्रों में है। देखिए, जैसे वहाँ मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, इसी तरह से यहाँ भी मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। यहाँ अलग अलग पॉइंट्स को मैंने लिखा है। अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण रोकने में प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, वायु प्रदूषण रोकने में जैव ऊर्जा उत्पादन, मृदा प्रदूषण के निम्नीकरण में, पर्यावरण अनुकूल तकनीक का विकास, जीवों के संरक्षण में और स्वच्छ वातावरण तथा अवशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में। सबसे पहले बात करते हैं जल प्रदूषण की रोकथाम में। तो बायो इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा जलीय प्रदूषण का निवारण किया जाता है, जिसमें बायो रिएक्टर, बायो ट्रीटमेंट प्लांट आदि शामिल हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की बात करें तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए भी ऐसे जीवाणुओं को विकसित किया जा रहा है जो प्लास्टिक के निम्नीकरण की दर को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक को गलने में, प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा इस प्रकार के जीवाणुओं का विकास किया जा रहा है। वायु प्रदूषण की रोकथाम में बात करें तो यहाँ बायोफ्यूल का विकास बहुत एक क्रांतिकारी कदम है। कई लोगों को लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम वायु प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं, है ना। तो यहाँ बायोफ्यूल का विकास किया जा रहा है, जिसमें आपने भी पढ़ा होगा जेट्रोफा, जिसे हिंदी में रतन जोत कहते हैं। जेट्रोफा, ईख का छिलका, धान के भूसे आदि का प्रयोग करके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। जैव ऊर्जा की बात करें तो घरेलू अपशिष्ट और अन्य कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके बायोमास से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। गोबर धन योजना द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है। मृदा प्रदूषण का निम्नीकरण, जैव कीटनाशक व उर्वरकों के प्रयोग द्वारा मृदा प्रदूषण का निवारण किया जाता है। बायो रेमेडिएशन विधि से दूषित अपशिष्टों का निवारण किया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उत्पाद की बात करें तो ऐसे उत्पादों का भी अब निर्माण संभव हो गया है जो पर्यावरण पर नकारात्मक या बहुत ही कम नकारात्मक प्रभाव डाले बिना ये इस तरह के उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है। तो शिमला में आलू और पॉपकॉर्न द्वारा जैव प्लास्टिक का निर्माण तथा ब्रिटेन में विकसित ओनीर बिल्कुल एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली जैसी है, जिसे मुंह में डालते ही वो दिखने में, सॉरी प्लास्टिक की थैली नहीं है, बिल्कुल वो दिखने में आपको ऐसा लगता है कि वो प्लास्टिक की थैली है, बट वो एक बहुत पतला सा एक थीन मेम्ब्रेन है, जिसे आप मुंह में डालते ही वो पानी का जो पाउच है वो आपके मुंह में चला जाएगा। और वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल, जो पतला सा मेम्ब्रेन दिखता है वो पूरी तरह से हमारे मानव शरीर के लिए भी सुरक्षित है, और वो जितनी भी हमारी जैव तकनीक है उसी को इस्तेमाल करके वो बनाया गया है। इसी तरह जीव संरक्षण की बात करें तो कई ऐसे विलुप्त प्राय जीव हैं और पौधे हैं जिनको क्रायोजेनिक विधि में बहुत ही कम टेम्परेचर पे उन्हें रेफ्रिजरेट किया जाता है। क्रायोजेनिक विधि द्वारा या आईवीएफ द्वारा जीव संरक्षण करके पर्यावरण के जैविक घटकों का संरक्षण किया जाता है। उसी तरह स्वच्छ वातावरण और अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो वातावरण को स्वच्छ रखने हेतु कई तकनीकें विकसित की गई हैं। हरित शौचालय को आपने सुना होगा। हरित शौचालय में कई ट्रेन्स में भी इसका यूज किया गया है। तो हरित शौचालय में जीवाणु द्वारा मल के निम्नीकरण की दर को बढ़ा करके स्वच्छता को बनाए रखने में जैव तकनीक का काफ़ी उपयोग सिद्ध हुआ है। वहीं अपशिष्ट के निपटान में भी जीवाणु का प्रयोग हो रहा है। बायोमार्कर द्वारा प्रदूषकों का पता लगाना भी अब जैव तकनीक से संभव हो गया है। चलिए बिल्कुल अब किसी भी आंसर का, जैसा मैंने बताया था, 3 पार्ट होता है। मेन जो कंटेंट होता है उसकी हमने बात कर ली, इंट्रोडक्शन की बात कर ली, और चूंकि अब कंक्लूड करना है तो बहुत शॉर्ट में कंक्लूड करना होगा आपको, अगर आप कम टाइम के लिए लिख रहे हैं। जैसे आप जेपीएससी के लिए लिखते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय भी होता है, तो आप इसी आंसर को बहुत इलाज करके लिख सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यूपीएससी में अगर शॉर्ट आंसर में आ रहा है तो आपको इससे भी ज़्यादा इसको कटल करना होगा, या फिर अगर बीपीएससी के लिए या किसी अन्य स्टेट के लिए आप लिख रहे हैं तो वहाँ अपनी शब्द सीमा और समय सीमा के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो जब हम इसको कंक्लूड करते हैं तो थोड़े से शब्दों में हमें इसे कंक्लूड करना होगा। जैसे मैंने अपने आंसर में यहाँ लिखा है कि जैव तकनीक आज औद्योगिकरण और शहरीकरण के युग में वरदान सिद्ध हुआ है। हालांकि इसकी कुछ नैतिक व वैज्ञानिक सीमाएं भी हैं, परंतु इस तकनीक के लाभ इन्हें गौण कर देते हैं। आवश्यकता है कि अनुसंधान पर बल देकर जैव तकनीक को सुगम और सुलभ बनाया जाए।
देखिए आंसर का पहला, जब अब आप शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की, और जब आप ख़त्म करते हैं इसे कंक्लूड करके, तो कंक्लूज़न में आप इस तरह से लिखें कि आप सिर्फ किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दे सकते हैं। अगर उसके कुछ लिमिटेशंस हैं तो आपको वहाँ लिमिटेशंस भी बताना होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया है, चूँकि यहाँ शब्दों की सीमा थी इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है कि इसकी कुछ नैतिक और वैज्ञानिक सीमाएँ भी हैं, है ना? और लेकिन फिर भी इसके लाभ इतने ज़्यादा हैं कि इसकी जो सीमाएँ हैं या इसकी जो खामियाँ सामने आ रही हैं, वो इसके लाभ इसे गौन कर दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ खामियों की बात करें तो आप यहाँ अगर ऊपर अपने आंसर को, हमने जो आंसर लिखा है आप उसे डिटेल में देखेंगे तो इसकी कुछ खामियाँ हमें अभी भी देखने को मिल रही हैं। जैसे कई जगह ये बायो फोर्टिफाइड राइस या गोल्डन राइस, इसके बारे में कहा जाता है कि क्या मानव स्वास्थ्य के लिए उतना अनुकूल है जितना प्राकृतिक रूप से कोई समृद्ध, लौह समृद्ध कोई भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, या कोई भी विटामिन समृद्ध हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, क्या ये हमारे मानव शरीर के लिए उतना ही सही होगा? इस बारे में अभी भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। या और भी, जैसे जैव खाद और उर्वरक की ही हम बात करते हैं, तो जैव खाद और उर्वरक के बारे में अभी आप देखेंगे कि कई किसान जैव खाद और उर्वरक का उपयोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, वो रासायनिक खाद और उर्वरक के ही तरफ जाते हैं, क्योंकि जैव खाद और उर्वरक एक तो काफ़ी महंगा पड़ता है, और इनकी प्रभावशीलता अभी भी देखें तो रासायनिक खाद और उर्वरक के कंपैरिजन में थोड़ी सी, कई मायनों में कहीं कहीं ना कहीं कुछ कम है। इसलिए कई लोगों को आप देखेंगे तो एक तो कीमत की वजह से और दूसरी प्रभावशीलता की वजह से आज भी वो लोग जैव खाद या जैव उर्वरक या इस तरह की जो जो भी चीज़ें हैं उसको, उसके उपयोग को सीमित मात्रा में करते हैं, वो सीमित मात्रा में उनका उपयोग होता है। तो इस तरह की कई सारी सीमाएं हैं। इसके बारे में अगर आप विस्तृत आंसर लिख रहे हैं तो उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अपने लास्ट एक लाइन में उसे बताने की कोशिश की है कि इसकी कुछ नैतिक और वैज्ञानिक सीमाएं भी हैं। हालांकि अगर आपके आंसर में अगर आता क्रिटिसाइज करने को के लिए, जैसे यहाँ हम अपने क्वेश्चन को देखें तो जैव तकनीक क्या है, कृषि तथा पर्यावरण के क्षेत्र में इसकी उपादेयता की चर्चा करें। वहीं अगर ये क्वेश्चन रहता कि कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो आपको इसे क्रिटिसाइज करते हुए फिर इसके लाभ और हानि दोनों को बताना होता। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा रहता है क्रिटिसाइज करने के लिए या आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए, तो वहाँ इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी भी चीज़ के सिर्फ डिमेरिट्स को बताएंगे, सिर्फ उसकी जो उससे नुकसान हो रहा है उसे बताएंगे, उसकी जो सीमाएं हैं वो आपको वहाँ बताना है। चलिए, ये तो मैंने जो आंसर लिखा था उसे मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इसी तरह मेरी कोशिश होगी कि आगे भी अगर कोई इस तरह मुझे मेरा लिखा हुआ आंसर, चूँकि सारे आंसर्स मेरे पास अभी हैं नहीं, बट अगर कहीं से मुझे मेरे सारे आंसर्स मिल जाते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि वो आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू।